की बड़ी सौगात, 6 महीने में 1 लाख नौकरियां देने का है वादा। चाचा भतीजे की जोड़ी वसूला करती थी। विधानसभा चुनावों से पहले मायावती ने किया बड़ा ऐलान, कहा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में बीएसपी अकेले लड़ेगी चुनाव। अयोध्या में संतों की बुलाई गई बैठक में हुआ भारी हंगामा। चढ़ावा चोरी केस की सीबीआई जांच की मांग। 1 लाख संतों के साथ आंदोलन करेंगे कंप्यूटर बाबा। राजधानी पटना में गांधी मैदान से छात्रों का मार्च हुआ शुरू। सीएम आवास का घेराव करेंगे छात्र। मार्च के दौरान छात्र और पुलिस के बीच में झड़प हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करते हैं जहां उत्तर प्रदेश में नौकरी के मुद्दे पर योगी सरकार का बड़ा दाव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लाखों युवाओं को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि अगले 6 महीने के भीतर 1 लाख नौजवानों को अलग अलग चरणों में हर सप्ताह सरकारी नियुक्ति का पत्र दिया जाएगा। यानी योगी सरकार का फोकस अब सिर्फ भर्ती निकलने पर नहीं है या निकालने पर नहीं है, बल्कि युवाओं को नौकरी देने की प्रक्रिया को लगातार आगे बढ़ाने पर भी है। ऐसे में राजधानी लखनऊ में नियुक्ति पत्र यानी कि ऑफर लेटर वितरित कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि उनकी सरकार अब तक 9,30,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दे चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नियुक्तियों पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि सरकार ने बिना भेदभाव और योग्यता के आधार पर चयन की नीति अपनाई है। लेकिन नौकरी के इस ऐलान के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के शासनकाल पर भी जोरदार हमला बोला। जहां योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि 2017 से पहले भर्ती प्रक्रिया में भारी भ्रष्टाचार हुआ करता था और भाई भतीजावाद का बोलबाला हुआ करता था। उन्होंने तंज कसते हुए चाचा भतीजे की जोड़ी का जिक्र किया है और कहा कि भर्ती का विज्ञापन निकलते ही वसूली का एक अनोखा खेल शुरू हो जाता था। युवा परीक्षा देता था, इंतजार करता था और आखिर में मामला अदालत तक पहुंच जाता था। यानी योगी सरकार अपने कार्यकाल की भर्ती प्रक्रिया को समाजवादी पार्टी सरकार के कथित पुराने भर्ती मॉडल के बिल्कुल उलट बताने में जुटी हुई है। अब एक तरफ नियुक्ति पत्र बांटने का सिलसिला तेज करने का दावा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के पुराने कार्यकाल को लेकर सियासी हमला तेज करने का है। जहां इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नकल माफिया और भर्ती माफिया को भी सीधी चेतावनी दे डाली है। अब सीएम योगी ने कहा कि नकल माफिया की कमर तोड़ी जाएगी और अलग अलग संस्थानों में बैठे हुए माफिया और उनके आकाओं को भी अब छोड़ा नहीं जाएगा। यानी योगी आदित्यनाथ की तरफ से संदेश साफ है कि सरकारी नौकरी में पारदर्शिता, योग्यता और तेज भर्ती और भ्रष्टाचार, नकल और भाई भतीजावाद पर सख्ती। लेकिन अब सवाल सियासत का है। क्या योगी सरकार का 1 लाख नौकरियों का नया ऐलान 2027 से पहले युवाओं के बीच बड़ा भरोसा पैदा करेगा? क्या 9,30,000 से ज्यादा सरकारी नियुक्तियों का दावा समाजवादी पार्टी के उस आरोप का जवाब है कि बीजेपी सरकार रोजगार के मोर्चे पर विफल रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उत्तर प्रदेश की भर्ती राजनीति में योगी सरकार ने सचमुच चाचा भतीजा मॉडल को पूरी तरह से खत्म कर दिया? आज इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा आपको वो स्टेटमेंट सुनाते हैं जो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बड़ा प्रहार समाजवादी पार्टी पर किया गया और नियुक्ति पत्र भी बांटे गए। भर के युवाओं को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि अगले 6 महीने के अंदर, नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। 1 लाख सरकारी नियुक्ति पत्र हम देने जा रहे हैं। अनुमान करिए, 1 लाख। यूपी के अंदर कभी ये कल्पना होती थी यहां हम 6 महीने के अंदर ही 1 लाख नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र दे दें? सारी परीक्षाएं पूर्ण हो गई, रिजल्ट की प्रक्रिया चल रही है और उनको ससमय निकालने के लिए मैं आयोग और बोर्डों से भी कहूंगा, समय सीमा को और सीमित करना। एक नौजवान को भटकने की नौबत नहीं आनी चाहिए। हमें बुरा लगता है जब कोई युवा कहता है कि हमने परीक्षा दी है, परिणाम अभी तक नहीं आ पाया। हम आयोग और बोर्डों की बैठक लेते हैं और उनसे कहते हैं कि वे सारी प्रक्रिया आपको इतनी स्वतंत्रता दे रखी है,
परिणाम भी समय पे लाइए। पहले होता क्या था, आप भी इसी प्रदेश में पढ़े होंगे, यूपी बोर्ड की परीक्षा होती थी, 3 महीने लगते थे परीक्षा में। हाई स्कूल या इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा में 3 महीने लगते थे, 3 महीने परिणाम आने में, 6 महीने तो साल में ऐसे ही बर्बाद होते थे। फिर अगले 3 महीने तो भाई फिर प्रवेश की प्रक्रिया अलग है, पर्व और त्योहार अलग हैं, तो 3 महीने ये, जब 9 महीने यही बर्बाद होते थे, 3 महीने भी बच्चों को पढ़ाई के लिए नहीं मिल पाते थे। और तब सरकार क्या बोलती थी कि नकल तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी नकल करवाती थी, नौजवान को किसी लायक नहीं छोड़ते थे। मैं प्रदेश भर के युवाओं तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, जहां लोक भवन में आज कई युवाओं को लगातार योगी आदित्यनाथ ने ऑफर लेटर दिया है, उनको रोजगार, क्योंकि लंबे समय से जो रोजगार की तलाश में थे उनके लिए बड़ा ऐलान किया गया। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि अगले 6 महीने में कई लाख नौकरियां दी जाएंगी, जो कि सरकारी नौकरी ही नहीं बल्कि प्राइवेट नौकरी के भी यहाँ पर ऑफर लेटर दिए जाएंगे, यानी कि पूरी तरह से जो स्थिति है वो बदल जाएगी। अब योगी आदित्यनाथ की तरफ से ऐलान था कि 6 महीने में कई लाख युवाओं को नौकरी दी जानी है। नौकरी पर योगी आदित्यनाथ की तरफ से समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा गया और कहा कि 2017 से पहले नौकरियां नहीं दी जाती थी, क्योंकि यहां पर जो समाजवादी पार्टी का शासन था या फिर जो अखिलेश यादव थे, उन्हें कभी भी इस चीज का ध्यान नहीं था कि युवाओं के भविष्य के बारे में सोचना है, युवाओं के बारे में सोचना है। और इसमें उन्होंने कहा कि 2017 से पहले जो स्थिति नहीं थी, अब वो 2017 के बाद लगातार बदलती हुई नजर आ रही है। जो शुरुआत के 5 साल थे, उन शुरुआत के 5 साल में पहले चीजों को समझने का प्रयास किया गया और समझने के बाद लोगों को सहूलियत भी पहुंचाई, लेकिन बाकी के जो 5 साल अभी यहाँ पर कार्यकाल चल रहा है योगी आदित्यनाथ का, उसमें उन्होंने कहा कि महज 6 महीने बाद यहाँ पर कई लाख युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी, नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे और उसी को लेकर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ जिक्र करते हुए नजर आए। अब खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिनसे आप सभी का परिचय करा दें। हमारे साथ चंद्रमोहन चौबे जी, बीजेपी के प्रवक्ता, सैयद अली अब्बास जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और पंकज पांडे जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत भारत अपडेट में। शुरुआत सैयद अली अब्बास जी मैं आप ही के साथ करूंगी, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब ऑफर लेटर दिए यहां पर कई युवाओं को, तो इस दौरान योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि हमारी सरकार किसी से भेदभाव नहीं करती है, जब नियुक्ति पत्र देखती है तो वो ना धर्म देखती है ना जाति देखती है। इसके साथ ही उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जब 2017 से पहले समाजवादी पार्टी का शासन था तो उनको युवाओं की चिंता नहीं थी और महज यहाँ पर चाचा भतीजा की जो जोड़ी है वो वसूली किया करती थी। इस पर आप लोगों का स्टेटमेंट। देखिए रितु जी, ये सफेद झूठ है, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। ये नौकरी तो क्या देंगे, इनका कार्यकाल ही नहीं बचा। अब तो इन्हें जनता जो है इनका खदेड़ा करने जा रही है। 4 महीने बचे हैं अधिसूचना जारी होने में, हो सकता है इससे पहले ही है, घबराए हुए हैं, इससे पहले चुनाव में चले जाएं, क्योंकि गिड़गिड़ा रहे हैं। उधर तो है, इन्होंने पंचायत चुनाव पे भी डाका डाल लिया है, वहां एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिए, डाका डाल दिया इन्होंने पूरे राशन पे। पूरी जो व्यवस्था गांव की थी वो सारी चरमरा गई है और इनका कार्यकाल सिर्फ 4 महीने का बचा है। अगर पूरा कार्यकाल देखें, दिसंबर में अधिसूचना जारी हो जाएगी और इस तरह से ये झूठ बोल के गुमराह कर रहे हैं जनता को। ये किस तरह से गुमराह कर रहे हैं, बच्चों को कैसे गुमराही के रास्ते पे ले जा रहे हैं कि इन्हें जो है, इन्हें शर्म नहीं आती कि इन्हें 6-6 साल लग जाते हैं। 2019 का जो पेपर था, 2019 में जो पेपर हुए थे, वो आज तक उनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर पाए ये लोग। तो ये किस मुंह से कह रहे हैं, उधर आरक्षण को खाए जा रहे हैं ये। और कल से परसों से चर्चा है कि हम ये लोग आरक्षण भी समाप्त करने जा रहे हैं, दलितों का, पिछड़ों का। तो ये कौन से मुंह से, ये किस मुंह से कह रहे हैं कि ये 1 लाख नौकरी दे देंगे। इन्हें लास्ट के 4 महीनों में याद आया कि ये नौकरी देंगे। अरे इन्होंने तो आरएसएस के लोगों को जो है अंदर से जो है बैकडोर से भर दिया है। पूरे जितने भी उच्च पद थे आरएसएस के लोगों को बिठा दिया इन्होंने पूरे शिक्षा तंत्र का ही बेड़ा गर्क कर दिया। अब ये किस मुंह से 4 महीने में ये 1 लाख भर्ती कर देंगे। ये बच्चों को जो है लाठियों से मार रहे हैं। शिक्षकों की आज तक 69,000 शिक्षक जो भर्ती किए थे, उनको तो नियुक्ति पत्र दे नहीं पाए ये लोग।
ये 10 साल से 2016 से शिक्षक भटकते फिर रहे। स्कूलों में जो है ये इनके बच्चों के बैठने की जगह नहीं है, स्कूलों में किताबें नहीं है बच्चों के पास, छतें टपक रही हैं, रोज हादसे हो रहे हैं। अरे इन्हें किस मुंह से इनको जो जनता जो है ये काला पूरा जो है ये पूरा इनका कार्यकाल काला कार्यकाल माना जाएगा। इन्होंने दलितों के साथ और पिछड़ों के साथ जो धोखा किया है, आज भी जो नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं तो उसमें भी इन्होंने आरक्षण को खा गए हैं ये लोग। जी ठीक है, चंद्रमोहन चौबे जी जवाब दीजिए। आप लोगों के शासन में तो सर इतनी अव्यवस्था है, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सैयद अली अब्बास जी गिना रहे हैं, अब जरा उपलब्धि भी बताइए और इन अव्यवस्थाओं का जवाब। रितु जी, समाजवादी पार्टी को जो भी वो शब्द कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता वो अपने समय से बाहर नहीं निकल पा रहे। वो सारी जो व्यवस्था बता रहे हैं, चाहे वो आरक्षण को लेकर कि प्रमोशन में आरक्षण दलितों का इन लोगों ने छीना था, वो वही अपनी व्याख्या बता रहे हैं। और रही बात भर्ती प्रक्रिया की, तो ये जिस मुंह की बात कर रहे हैं ना, किस मुंह से बात कर रहे हैं तो सुनिए, उसी मुंह से बात कर रहे हैं जब 2007-18 तक सरकारी नौकरी यानी सरकारी भर्ती 95,000 हुई थी, मात्र 95,000। और 2012 से लेकर 2017 तक जानती हैं कितनी भर्ती हुआ था? 1,92,000। ये समाजवादी पार्टी का रिपोर्ट कार्ड है इनके कार्यकाल में। और वो भी भर्तियां कैसी हुई थी कि बोरा और झोरा लेकर चाचा भतीजा निकलते थे। पूरे प्रदेश में इस बात की चर्चा होती थी, कितने लोगों के खेत बिक जाते थे सरकारी नौकरी के लिए, कितने लोग के गहने बिक जाते थे, और कितनी माताओं के जो है कितने दिक्कत होती थी, क्या क्या उन लोगों को अपना मन मारना होता था, तब जाकर सरकारी नौकरी मिलती थी। ये किसी से छिपा है ना ढका है। हमारे 9 सालों के वर्षों में 9,00,000 सरकारी भर्ती हुई है। और अभी इसी वर्ष सिर्फ सुन लीजिए, सिर्फ 6 महीने के भीतर का रिकॉर्ड आपको बता दे रहे हैं, आप भी नोट कर लीजिएगा ताकि इनको जवाब देने में आसानी रहेगा। हम तो दे ही रहे। 63,000 से अधिक सिर्फ पुलिस भर्ती हुई हैं, और जिसमें 12,000 से अधिक महिला कांस्टेबल, महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती हुई है। 11,846 अभी इंटरमीडिएट के शिक्षकों की भर्ती अभी 5-6 दिन पहले अभी उनको भी मिला है नियुक्ति पत्र। आज 3,446 से अधिक आज प्राविधिक शिक्षकों को मिला है नौकरी। 1 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को नौकरी, सरकारी नौकरी मिली है। इस तरह चाहे जिस विभाग में हमारी सरकार ने हर विभाग में भर्ती किया है, तभी जाकर 9,30,000 सिर्फ सरकारी नौकरी है। यदि आप संविदा कर्मियों को जोड़ लीजिए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जोड़ लीजिए, स्टार्टअप योजना के तहत जोड़ लीजिए, और लोगों को जो स्वरोजगार मिल रहा है, मुद्रा लोन के जरिए जिन लोगों को रोजगार मिला है, ये उसका कहीं जवाब नहीं दे पाएंगे। खैर, इनको हमें जवाब देना भी नहीं है, हमें जनता को जवाब देना। और उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जान रही है, और उनको माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कथन पर विश्वास है, क्योंकि उन्होंने जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था हम उत्तर प्रदेश में जंगल राज हटाएंगे। उन्होंने कानून व्यवस्था ऐसी बनाई कि आज पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की चर्चा होती है, और पूरे भारतवर्ष के लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ भी मुख्यमंत्री योगी जी जैसा हो। हमारे यहाँ जब इन लोगों ने दिया था ना स्वास्थ्य का ये हाल था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जापानी बुखार हुआ करता था, इंसेफ्लाइटिस, और जानती हैं उससे लोग, पूर्वांचल के लोग बरसात के दिनों में पूर्वांचल छोड़ के भागा करते थे। लेकिन हमारे समय में मात्र 1 साल आया 2017 में, और योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा इंसेफ्लाइटिस को और जापानी बुखार की ऐसी पिटाई की, ऐसी धुनाई की कि आज 18, 19 और 26 है, भाग कर नहीं आया। ये काम करने का तरीका होता है। लखनऊ मेडिकल कॉलेज में 2017 तक जानती हैं कितना बेड था हार्ट के पेशेंट के लिए? 84 बेड था, और आज जानती कितना बेड हो गया है? 165 बेड हो गया है। यानी सोचिए कि 2 गुना लॉटरी वाली 2017 तक। जी सुनिए हाँ सर, रखिए थोड़ा सा सुनिए।
हाँ, लखनऊ मेडिकल कॉलेज का 2017 तक 400 करोड़ रुपए का बजट होता था। आज जानती हैं कितना बजट है? आज 2400 करोड़ से अधिक का बजट है। तो काम कैसे किया जाता है, किस प्रकार किया जाता है, बिना भ्रष्टाचार के किया जाता है, जनता की सेवा के लिए कैसे किया जाता है, ये योगी आदित्यनाथ जी दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। जी, अली अब्बास जी अपनी बात जरूर रखिएगा, लेकिन सर एक और चीज आपसे समझूंगी मैं, चूंकि देखिए चंद्रमोहन चौबे जी ने स्पेसिफिक एक आंकड़ा रखा कि राज्य सरकार ने जो बड़े ऐलान किए उनको धरातल पर किस तरह से सफल भी किया है, और ना सिर्फ सफल किया गया बल्कि कई नौकरियां पिछले 5 साल के शासन में भी दी, और जो दूसरा यहाँ पर कार्यकाल रिपीट हुआ उसमें भी लगातार वो नौकरियां दे रहे हैं और रोजगार का जो फीसद है वो बढ़ रहा है। आप लोगों के पास क्या कोई स्पेसिफिक डेटा? देखिए, स्पेसिफिक डेटा तो मैं दे ही दूंगा आपको, लेकिन चौबे जी जो है वो छब्बे जी होकर लौटेंगे, ये मैं बता रहा हूँ। 2027 में जितना बड़ा झूठ इन्होंने इस वक्त बोला है चैनल पे बैठ के, इतना सम्मानित चैनल है उस पे बैठ के ये जो झूठ बोल रहे हैं, इन्हें शर्म नहीं आती? अरे ये बताइए, जो जवाब जो मैंने आपसे उठाया कि आपके पास 6 महीने हैं, आप जो 6 महीने का अलग जो आलाप रहे हैं कि हम 6 महीने में इतना रोजगार दे देंगे, 6 महीने तो तुम्हें जो ना तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा देगी जनता। और ये बताइए, तुमने जो भर्तियां की हैं ये, अरे भर्तियों में तुमने कितना आरक्षण दिया? एक तो ये मुझे जवाब दे दिए, इसी या आज की भर्ती में कितना आरक्षण है? दलितों के, पिछड़ों के आरक्षण जो खा गए हैं उस पर आपका कोई जवाब आया? दूसरे ये आप जो ये अलग फैला रहे हैं कि साहब आपने इतनी बढ़िया मेडिकल व्यवस्था कर दी है, अरे शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे 2017 में गोरखपुर में जो महामारी तुमने फैलाई थी, तुम्हारे भ्रष्टाचार ने जो फैलाई थी, आज तक लोग जो है उसे याद करके जो है ना, आज तक तुम्हें शर्म नहीं आती उसका आज तक क्या हुआ? उस पर तुमने आयोग बना के तुमने एसआईटी बनाई थी, आज तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। तुमने जो भ्रष्टाचार फैलाया था, तुम्हारे टाइम में कितनी मेडिकल जो अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजों में भ्रष्टाचार हुआ है। नकली भर्तियों का भी गैंग पकड़ा गया। कितने लोग अभी स्वास्थ्य विभाग में जो है अभी जो इसी कार्यकाल में आपके नकली भर्ती हुई है, लोग घुस गए हैं, आपको पता नहीं है। तीसरे कोरोना काल में लाखों शव गंगा जी में बहे हुए मिले थे, आपको शर्म आ रही है? अरे शर्म करो। तुमने जो हालत कोरोना काल में भारत की जो है उत्तर प्रदेश की जनता के साथ जो तुमने व्यवहार किया था, तुम्हें भगवान भी माफ नहीं करेगा। तुमने चंदा चोरी करके तुमने भगवान रामचंद्र जी का मंदिर लूट लिया। तुमने तो मंदिर नहीं छोड़ा, तुमने भगवान को नहीं छोड़ा। तुमने शंकराचार्य जी की जो तुमने जो बेइज्जती करके उन्हें जो प्रयागराज में 9 दिन तक आपने उनके बटुकों के साथ जो है व्यवहार किया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारा मुंह दिखाने की कहीं जगह नहीं है। ठीक है सर, अब थोड़ा डेटा भी दे दीजिए। रितु जी एक सेकंड चौबे जी, आपने चूंकि डेटा दिया तो अरे शर्म की करो, तरफ से कहा गया कि मैं डेटा देता हूं। हंसी आ रही है। अरे किसी बात का जवाब तो दो। कोरोना काल में लाखों जो है लाशें गंगा जी में बहा दी तुम लोगों ने, तुम्हें शर्म नहीं आती? ठीक है अली अब्बास जी, फिलहाल आपके पास डेटा नहीं है सर। एक बार चंद्रमोहन चौबे जी को सुन लेते हैं। मेरे साथ पंकज पांडे जी भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, उनसे भी मैं परसेप्शन जानना चाहती हूँ। तो एक बार आप दोनों की सूचना में खत्म हो जाए तो उसके बाद मैं आगे बढ़ पाऊँ। चौबे साहब जल्दी से अपनी बात रखिए कम शब्दों में। तुम्हें छब्बे होकर लौटा देंगे हम चौबे जी। ठीक है सर, ठीक है, सुनिए चौबे जी। नहीं, देखिए, हमें तो इनकी बातों पर, इनकी भाषा शैली पर हंसी आ रही है। अरे हंसी करो, शर्म करो, शर्म। हंस रहे हो, तुम्हें जनता की लाशों पे तुम रोटियां सेक रहे हो, तुम राजनीति कर रहे हो, तुम्हारे दांतों में तुम्हारा मुंह बंद नहीं होता है। तुम्हें शर्म नहीं आती? और आप लानत है तुम्हारी ऐसी हंसी पर वाली है, वो आपके चेहरे पे और आपके शब्दों में झलक रहा है। लानत है तुम्हारे ऐसे चेहरे पे। आप मुझे बोल रहे कहीं के, तुमने चंदा चोरी किया, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अरे रामचंद्र जी का मंदिर को लूट लिया तुम लोगों ने, तुम्हें शर्म नहीं आती? कितने बेचैन हो? कहीं के चोर, कहीं के डाकू, कहीं के तो ये डाकू भी जो है थोड़ा शर्म कर लेते हैं। भगवान के मंदिर मस्जिद में नहीं, वो भी टाके डालते। तुम लोगों ने मंदिर नहीं छोड़ा भगवान का। कार्यालय में मंदिर के चढ़ावा चोर, चंदा चोर, और तुमने जो एसआईटी, अब देखिए कंप्यूटर बाबा ने ऐलान कर दिया, तुम्हारी कंप्यूटर बाबा खबर लेने जा रहे हैं। 1 लाख पंडित जो है, 1 लाख पंडित वो अभी घेराव करेंगे तुम्हारा।
वो अभी का जो है कंप्यूटर बाबा ने जो ऐलान किया, तुम्हारी जो है कर देंगे तुम्हें सही। अब पी लो पानी, आप पानी पी लो। ठीक है अली अब्बास जी सुन लेते हैं, अली अब्बास जी सुन लेते हैं सर, सुन लेते हैं सर। ठीक है आपने अपनी बात रखी, आपने कई आरोप लगाए, अब सुन लेते हैं क्योंकि मेरे साथ बाकी पैनलिस्ट भी जुड़े हैं, मुझे उनके पास भी जाना है सर। सुन लीजिए अली अब्बास जी, आवाज पहुंच रही है सर, मैं बार बार ऐसे बीच में इंटरप्ट नहीं करूंगी कि अली अब्बास जी चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। सुन लीजिए सर, ठीक है सर, ठीक है, अब थोड़ा पानी पी लीजिए सर। अब मैं आगे बढ़ जाऊं, अब आपकी इजाजत हो तो सर मैं आगे बढ़ जाऊं। दांत जो है ये जनता का उपहास। ठीक है सर, आपकी नाराजगी बिल्कुल जायज है, आपकी नाराजगी बिल्कुल जायज है और मैं आपकी बातों से पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो उन सवालों के जवाब भी तो सुनने चाहिए ना सर। ये ऐसा थोड़ी नहीं होता कि अपना अपना बोला उसके बाद चुप हो गया। अब सुन लेते हैं एक बार आरक्षण के बारे में बता दिए कितना इन्होंने आरक्षण। हाँ सर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अली अब्बास जी सुन लेते हैं, थोड़ा संयम बरतिए सर। ठीक है आप तब तक पानी पीजिए और आपने जो सवाल पूछे उन सवालों के जवाब वो जल्दी से दे रहे हैं। चौबे साहब जल्दी से दीजिए कम शब्दों में, क्योंकि मुझे पंकज जी के पास भी जाना है। देखिए हमने क्या कहा, देखिए शर्म उसको आती है जिसके पास शर्म हो। अरे आरक्षण का तो बता दे भाई। शर्म ही नहीं है। प्रमोशन में चोर को बिठा दिया, ये आदमी चोर लग रहा मुझे। नहीं, अब प्रमोशन में आरक्षण किसने छीना था? अरे प्रमोशन की आरक्षण की बात बाद में करना, ये बताइए आज जो रिजल्ट डिक्लेयर किया है, हंसी आ रही, तुमने लूट लिया भर्तियों को। अरे तुमने लूट लिया, तुम्हारी हंसी बता रही, तुमने आरक्षण को भी लूट लिया, तुम्हारी हंसी बता रही है। ये आदमी आरक्षण को भी लूटे बैठा है, हाथ मिलाने वाले। ये आदमी आरक्षण को भी लूटे बैठा है भाई, ये तो बहुत बड़ा डाकू है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत अरे प्रोडक्ट तुम्हारा, तुमने अभी बताया कि तुमने बहुत बड़ा जो क्राइम कंट्रोल किया है। अरे देखिए बलात्कार में नंबर 1 है तुम्हारा प्रदेश, बलात्कार में नंबर 1 है। दलित हमला। ठीक है सर, मैं सीधे तौर पर पंकज जी के पास जा रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप दोनों से भी बात करना मेरे लिए सही होगा। ऐसे में पंकज जी आपके पास आते हुए, सर आप दोनों को सुन रहे हैं, तो कहने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है, लेकिन मैं आपसे समझने का प्रयास करूंगी कि चाहे समाजवादी पार्टी का शासन हो या फिर बीजेपी का कार्यकाल हो, ऐसे में आप लोगों को, आपको क्या लगता है, आपको ओपिनियन क्या कहता है कि भर्ती की प्रक्रिया जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ सपा पर आरोप लगा रहे हैं, क्या वो जायज है? समाजवादी पार्टी में क्या चाचा भतीजावाद वाली स्थिति यहाँ पर पैदा होती थी जिसकी वजह से आज उस तरह से सियासत हो रही है उत्तर प्रदेश में? जी रितु जी, सबसे पहले तो मैं मेंशन करना चाहूँगा, देखिए नेशनल चैनल में डिबेट में सब लोग बैठे हुए हैं और सभी अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो अच्छी भाषा के साथ भी डिबेट की जा सकती है। इस तरह की शब्दावली जिस तरह की प्रयोग की जा रही है आपत्तिजनक है, ऐसी शब्दावली का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आप अपने विचारों को रखिए, लेकिन शब्दों पर संयम रखिए, क्योंकि सामने वाला भी अपशब्द बोलना जानता है, पहली बात। दूसरी बात, अब मैं आपके प्रश्न पर आ जाता हूँ। देखिए चुनाव बिल्कुल 2027 बिल्कुल मुहाने पर खड़ा हुआ है। अब 6 महीने बचे हैं कि 8 महीने बचे हैं कि 10 महीने बचे हैं, जितने भी महीने बचे हैं, इसमें जो भी सरकार काम करेगी, काम के साथ एक नैरेटिव बनाए। अब नैरेटिव बनाएगी तो नैरेटिव पर का आधार क्या होगा? नैरेटिव का आधार निश्चित रूप से अपना कार्यकाल तो होगा नहीं। अब सत्ता पक्ष ये तो कहेगा नहीं कि हमारे कार्यकाल में ये था और हम ये कर रहे हैं, हमारे कार्यकाल में ये कम था हम इसको ज्यादा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो प्रहार किया जाएगा वो पिछली सरकार पर किया जाएगा, और पिछली सरकार थी अखिलेश यादव जी की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार। तो निश्चित रूप से वो नैरेटिव बनाया जाएगा कि चाचा भतीजा निकलते थे, या कौन निकलता था, झोला लेकर निकलते थे कि बोरा लेकर निकलते थे। जनता देखती है, समझती है, जो जनता को फैक्ट एंड फिगर की बातें पता भी हैं कि कौन क्या लेकर निकलता था और किस सरकार ने क्या किया। पहली बात, जनता अब इतनी नासमझ नहीं रही। दूसरी बात, देखिए जो भी चीजें होती हैं सरकार चलाने के लिए, उनका जो आधार होता है वो होता है रोजगार, कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर। और कोई भी सरकार रहती है तो इन चीजों पर उसको काम करना ही होता है, क्योंकि सरकार चलाने के आधार। अब देखिए योगी जी अब इस समय रोजगार को लेकर बहुत तीव्रता से काम कर रहे हैं। हम लोग लगातार देख रहे हैं कि वो लगातार नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं जगह जगह जाकर। और जहां तक सरकारी डेटा के अनुसार अगर मैं बात करूं, अभी चंद्रमोहन चौबे जी ने भी बहुत स्पष्ट किया, और आज मुझे लगता है बहुत तैयारी के साथ ही आए हैं। वो बकवास करने के बजाय वो तथ्यों पर बात कर रहे हैं, और तथ्यों के आधार पर उन्होंने जानकारियां दिया। तो जहां तक सरकार का कहना है, तो सरकार का कहना यह है कि 9,30,000 की लगभग नौकरियां उन्होंने पिछले 9 साढ़े 9 साल जो उनका समय हुआ इस पर उन्होंने दिया।
जिनमें से दूसरा जो टेन्योर रहा उसमें लगभग 4,30,000 नौकरियां दिया। अब ये नौकरियां किस प्रकार से दिया, इसमें क्या चीजें रही, क्या उसके फैक्ट एंड फिगर रहे, वो चीजें तो अलग हैं, लेकिन चुनाव पास में है तो सरकार इस बात को तो स्पष्टता से कहेगी ही कि हमने इतनी नौकरियां दिया और पिछली सरकार जो थी उसने इतनी नौकरियां दिया। तो निश्चित रूप से फोकस जो है वो सरकार का इन्हीं सारी चीजों पर है। और अगर योगी जी इस बात को इंगित करते हैं कि अखिलेश यादव जी के सरकार के समय इस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त था नौकरियों में, तो निश्चित रूप से उनके पास कोई आधार होगा, और आधार होगा तो उनको उस आधार को भी स्पष्ट कर देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन उन्होंने बात कहा है तो आधारहीन नहीं होगी। और कुछ चीजें तो देखिए दिखाई पड़ती हैं। जब 2012 से लगाकर 2017 तक अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो तमाम भर्तियां हुई, उनमें तमाम तरह के आरोप लगे। अब उन पर मैं विशेष रूप से नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन जब भी सरकारें होती हैं और जब भी बड़े स्तर पर भर्तियां होती हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आरोप तो हर भर्ती में लगता ही है। एक बात। दूसरी बात, अभी सपा के प्रवक्ता कह रहे थे 69,000 शिक्षकों की भर्तियों का उन्होंने जिक्र किया, मुझको लगता है वो अपडेटेड नहीं है। ये मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है और जहां तक मेरी जानकारी है सितंबर जी जिसमें सरकार पैरवी कर रही है कि ये निरस्त होनी चाहिए। देखिए काजमी जी, मैंने जब तक आप बोले मैंने बीच में कुछ नहीं बोला, तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, मेरी बात कंप्लीट हो जाए, आप उसको उत्तर दे दीजिएगा, क्लेरिफाई कर दीजिएगा। अगर मैं कुछ तथ्यों से परे बात कर रहा हूँ तो आपको पूरा अवसर पूरा अवसर प्रवक्ता जो है वो आज तो जो है आप ही है, मेरे ख्याल में उनके पास तो कुछ है नहीं। सैयद अली अब्बास जी थोड़ा लिमिट में रहिए सर। सैयद अली अब्बास जी ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है। आपको डेटा देने के लिए कहा सर, आपके पास डेटा नहीं थे, अब आप वहाँ पर पर्सनल कमेंट कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, थोड़ा बचना चाहिए समाजवादी पार्टी से। पांडे जी बहुत अच्छा पैरोकारी कर रहे हैं बीजेपी। आप स्वतंत्र हैं कुछ भी मानने के लिए, लेकिन जनता आपको भी सुन रही है, जनता मुझे भी सुन रही है, मैं तथ्यों पर बात कर रहा हूँ। तो जहां तक 69,000 शिक्षकों की भर्ती की बात है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है। किसकी वजह से लटका हुआ है मामला? अरे बात तो सुनिए, बात तो सुनो महाराज, कि बीच में कूदोगे, कसम खा के आओ कि कोई भी बोलेगा तो मैं बीच में ही कूदूंगा। होने के लिए तो सरकार बात तो कंप्लीट होने दो काजमी, बीच में ही कूदोगे। तुम लोग आरक्षण खा गए हो। अरे तुम लोग क्या खा गए? आप बात ही नहीं कंप्लीट होने देते हो, मतलब अजीब बात है। आप कहीं किसी को बोलने नहीं दोगे, ऐसी पार्टी का पक्ष रख रहे हो, तुम्हें आप बोलने ही नहीं दोगे, आपको जरा भी धैर्य नहीं है। अरे शर्म तुम करो यार काजमी, तुम्हारी भाषा लगातार लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है तुम्हारी भाषा, जिस तरह से तुम बदतमीजी कर रहे हो। अरे शर्म करिए, किसी भी वक्ता को बोलने नहीं दोगे, बीच में बदतमीजी करोगे। होके आ गए आप भी, बहुत अजीब। अरे बात तो कंप्लीट होने दो, थोड़ा तो धीरज रखो। पांडे जी ये तो बता दीजिए तो इसमें आरक्षण कितना दिया है, पिछड़ों का आरक्षण तो बता दीजिए। कि बदतमीजी करने की कसम खा कर आ जाओगे, हर आदमी बदतमीजी करो। आंकड़े हैं सारे, ये तो बता दिया आरक्षण कितना दिया इस भर्ती में। अरे मेरी बात तो कंप्लीट होने दो। कौन सी कंप्लीट करोगे? अब आरक्षण के बारे में बात, मेरी बात तो कंप्लीट होने दो मिस्टर आरक्षण पे डाका डाला नहीं? तुमने कसम खाया है कि तुम केवल प्रवचन दोगे, बाकी सब लोग आरक्षण पे डाका डलवाया नहीं डलवाया? देखिए इस तरह से डिबेट नहीं हो पाएगी रितु जी, क्योंकि इनको बीच में बोलना ही है, ये कंप्लीट नहीं होने देंगे। मैं आरक्षण की बात कर रहा हूँ तो अरे मेरी बात तो कंप्लीट होने दो यार। डाका डाल दिया आप लोगों ने। अली अब्बास जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? अली अब्बास जी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का कोई भी पैनलिस्ट होता है सर, सवाल किसी और से पूछा जाता है, समाजवादी पार्टी वहां पर उचक जाती है। जब समाजवादी पार्टी से सवाल होता है तो वो वहां पर दाएं बाएं छाई की बात करती है। ठीक है सर, एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाए। सैयद अली अब्बास जी मुझे सवाल नहीं बताएंगे कि मुझे किससे क्या सवाल पूछना है। सैयद अली अब्बास जी आवाज पहुंच रही है सर, आवाज पहुंच रही है, मुझे म्यूट करवाना पड़ेगा, आपकी आवाज नहीं आएगी, क्या मतलब? सुन लीजिए, हर पैनलिस्ट अपनी बात कर रहा है और आपको तो ज्यादा मौका दिया, अपनी बात रखने का, समाजवादी पार्टी के परसेप्शन लोगों तक पहुंचाने का, तो जरा दूसरों की भी बात सुनिए सर। हर बीच में हर बार इंटरप्ट करके कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर बच्चों की तरह समझाने के लिए नहीं बैठे हैं कि सैयद अली अब्बास जी चुप हो जाइए, आप सर चुप हो जाइए, डिबेट की गरिमा को बना के रखिए, ये बच्चों को समझाया जाता है। आप तो सर वरिष्ठ हैं इस पैनलिस्ट के, कम से कम आप थोड़ा समझिए, संयम बरतिए। आपने जो सवाल पूछे उसके जवाब चंद्रमोहन चौबे जी दे रहे थे, आप तब भी बीच में उतावले हो गए। अब पंकज जी यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, अपनी बात कंप्लीट कर रहे हैं, तब भी आप सर बीच में बोल रहे हैं। अभी उनकी बारी आई है, पहले उनकी बात कंप्लीट हो जाए, उसके बाद प्लीज अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। पढ़ेंगे बीच में खुद पढ़ेंगे तो मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं जी। देखिए काजमी जी के पेट में दर्द हुआ, मैं आप तो थोड़ा सा अगर आप मैं पानी पी लूंगा, मेरे पास है पानी में भी।
पानी मेरे पास भी है, आप अपना पानी रखिए, पानी हम लोगों के पास बहुत है, हम सबको पानी पिला देंगे। हाँ देखा है आपको, देखा है। अली अब्बास जी, सुन लीजिए सर, सुनिए सुन बात लीजिए। सुनिए। देखिए काजमी जी शांत हो जाइए, बात को कंप्लीट हो जाने दीजिए। ठीक है अली अब्बास जी, समाजवादी पार्टी है, फिर आप लोगों से इस तरह की उम्मीद नहीं है सर, लेकिन बार बार आप इंटरप्ट करेंगे तो फिर मजबूरन या तो ब्रेक लेना पड़ेगा या फिर यहाँ पर डिबेट को खत्म करना पड़ेगा। सर सुन लीजिए, ऐसे चर्चा नहीं होती, आप भली भांति जानते हैं, आप तो न जाने कितने टॉपिक पर यहाँ पर डिस्कशन कर चुके हैं। तड़ाक कर रहे हैं, सामने वाले के पास भी ऑप्शन है आपसे बदतमीजी करने का। काजमी जी कितना बड़ा अत्याचार हो रहा पटना में, आज देखिए बीजेपी की सरकार, शर्म नहीं आती आप लोगों को? जी मैं आपसे ठीक है सैयद अली अब्बास जी सुन लीजिए सर, सैयद अली अब्बास जी सुन लीजिए, सुन लीजिए। अब पंकज जी अपनी बात रखिए। कर लूं, चूंकि ये लगातार मिसबिहेव करते रहेंगे, स्वभाव है। ये तुम्हें मजा आ रहा है आवाज बंद करके? किस किस की आवाज बंद? अरे तुम जब बोलने नहीं दोगे किसी को तो क्या किया जाएगा काजमी जी? दोगे तो मैं अपनी बात प्रभाव बोलते जा रहे हैं, बोलने नहीं देते यार, मैं बोलता हूँ तुरंत बोल पड़ते सरकारी हो। पगार पे आप जो है वो बोल रहे हैं। अजीब आदमी हो आप, बोलने नहीं देते हो किसी को। तो रितु जी मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। देखिए काजमी जी जो कह रहे थे मैं उस पर आ जाता हूँ, ये सुनते ही नहीं है, पूरी बात ही नहीं कंप्लीट होने देते हैं, स्वभावतः बीच में कूद पड़ते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में है, काजमी जी अपडेट नहीं है। और जहां तक मेरी जानकारी है सितंबर में ही शायद वो अंतिम सुनवाई उसमें होनी है। यही बात मैं इंगित करने जा रहा था जिस पे काजमी जी अभी उछल रहे थे। आरोप यही लगा था सरकार में कि रिजर्वेशन में अनियमितता हुई है, जिसको अभी बहुत प्रमुखता से काजमी जी उठा रहे थे। थोड़ा सा धीरज रखते तो मैं इस बात को कंप्लीट कर लेता, लेकिन इनकी इच्छा थी कि मैं बात कंप्लीट ना करूं। वो अब उस प्रकार से चीजों को नियंत्रित करना चाहते हैं जैसे कि उनकी इच्छा है। खैर, तो जहां तक शिक्षकों की भर्ती का मामला है उसको मैंने स्पष्ट कर दिया। और जहां तक ये एक नैरेटिव बनाने की बात है चुनाव के पहले, तो देखिए समाजवादी पार्टी क्या कर रही है डिबेट में आप देख रहे हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो निश्चित रूप से वो सरकार में है। समाजवादी पार्टी चूंकि सरकार में नहीं है तो उनके पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो जाकर नियुक्ति पत्र बांटे या किसी को नौकरी दे दें, तो प्रश्न ही उठा सकते हैं। हाँ ये बात सही है कि प्रश्न उठाने का एक तरीका होता है, लेकिन समाजवादी पार्टी का प्रश्न उठाने का अपना अलग तरीका है। हल्ला बोल वाली पार्टी है तो हल्ला बोलेगी, और मीडिया और न्यायपालिका से तो विशेष समस्या रहती है समाजवादी पार्टी को, तो ये तब भी हल्ला बोलते थे और आज भी हल्ला बोल आज भी हल्ला बोल रहे हैं और लगातार ये हल्ला बोलते रहेंगे। लेकिन आप क्यों आ जाते हो भैया गोदी मीडिया में? देखिए आपने ये तो मान लिया कि गोदी मीडिया ने देश को बर्बाद कर दिया है। सरकार का पिट्ठू बन के गोदी मीडिया ने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया। आपको समस्या हर किसी से है। अब अरे दुनिया हंस रही पांडे जी, दूंगा वो आपको बहुत बुरा लग जाएगा। पांडे जी हमारे ऊपर दुनिया हंस रही है। देश में कितना जबरदस्त झूठ बोल के मीडिया ने, देखिए मीडिया को सरकार से सवाल पूछना चाहिए, विपक्ष से सवाल पूछती है। जवाब देने की जिम्मेदारी न केवल सरकार की है बल्कि विपक्ष की भी है। देश जो होता है वो केवल सत्ता पक्ष से नहीं चलता, देश केवल सरकारें नहीं चलाती हैं, देश चलाने में भूमिका विपक्ष की भी होती है। के बारे में मैं क्या कह सकता हूं? लेकिन संसद को आप चलने नहीं देते, सरकार को डिफेंड कर रहे हैं, विधानसभा को आप चलने नहीं देते। जाने के दिन आ गए, अब इसके बेईमान सरकार को आप कितना डिफेंड कर रहे हैं? अडानी अंबानी को बेच दिया। चलिए आपके अपने विचार, किसानों की जमीनें बेच के अडानी को थमा दी हैं। अरे इस अडानी को तुमने पाला था, अब ये देखिए पूरी दुनिया में नंबर 1 बनने जा रहा है। ये देश का माल बेच के अडानी को दे दिया आप लोगों ने। देखिए शर्म करिए, रेल बेच दी, तेल बेच दिया। शायद अंबानी जी को नहीं जानते ये। अरे अडानी ने समाजवादी पार्टी की सरकारों में अंबानी का कितना रोल हुआ करता था। आप जो है सफाई के जो महोत्सव हुआ करते थे उनमें अंबानी किस तरह से प्रभावी हुआ करते थे। आपका जो बिरयानी खा के आए थे आप पाकिस्तान में, आप अडानी को तो लेकर, अडानी के सारे पाकिस्तान में बिरयानी खाने तो लोग तभी गए ना जबकि पाकिस्तान बना। आप लोगों ने शर्म, पाकिस्तान बनता ही नहीं तो बिरयानी खाने कौन जाता है जी? इसके लिए तो आप लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप लोग अंग्रेजों की दलाली खा रहे थे। इसके लिए जिम्मेदार वो लोग हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के साथ समझौता कर सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं। दलाली खाई तो पाकिस्तान बना। अंग्रेजों की दलाली किसने खाई?
ये आप देश लोगों का ने- बच्चा बच्चा जानता है कागनी आप जी। लोगों ने खाई है। आप गाल बजाइए अपने आप के ठीक है, गाल चलिए बजाने फिलहाल से उत्तर लोगों प्रदेश ने में टॉपिक पर एक बार फिर से वापस आ अंग्रेजों जाते हैं। आपकी ठीक जो है, अली भाषा अब्बासी, शैली पंकज जी है, लौट रहे हो, वो पंकज जी लौट रहे हो। भाषा का अली प्रयोग अब्बासी आप सुन करते लीजिए, हैं। चंद्रमोहन चौबे जी, क्योंकि अली अब्बासी का जो यहाँ पर म्यूट बटन है वो शायद खो चुका है, क्योंकि वो शांत तो नहीं होंगे। लेकिन जरा आप जवाब दीजिए, क्योंकि आपकी बात उस दौरान इनकम्प्लीट रह गई थी सर, उसे कंप्लीट कीजिएगा। और सवाल आप लोगों से अली अब्बासी की तरफ से पूछा जा रहा है कि भाई आरक्षण को लेकर अपनी बात रख दीजिए। वो आप लोगों से पूछ रहे हैं कि आप लोग कानून व्यवस्था का ढिंडोरा पीटते हैं, उस पर अपनी बात रखिए। तो ऐसे में तमाम मुद्दे जो अली अब्बासी की तरफ से सवाल पूछे जा रहे हैं, पहले सिलसिलेवार तरीके से उन्हीं के जवाब दे दीजिए सर, ताकि थोड़ा संतुष्ट तो हो जाए। जी, किससे मुझसे पूछ रहे हैं? अली अब्बासी नहीं, आपसे नहीं है सर, चंद्रमोहन चौबे जी से। अली अब्बासी आपकी तरफ से जो सवाल पूछे गए हैं सर, वो सवाल उनके समक्ष रखे हैं मैंने। आरक्षण और जो तमाम मुद्दों जिनका आपने जिक्र किया, उन सवालों के वो जवाब दे रहे हैं। जी, जवाब दिलवाइए। चौबे जी आवाज पहुंच रितु रही जी, है? हाँ जी। रितु जी, जैसे हमने कहा कि प्रमोशन में आरक्षण किसने छीना, नहीं, इन्होंने एक क्या ही बात को लिए बैठे रहोगे? कौन सा बंद करो। छीन अब सर लिया? सुनिए तो सही, तुम लोग अली तो अब्बासी डाकू सुनिए तो डाकू सही, डाकू आप डाल बीच दिया में तुम इंटरप्ट लोगों कर ने देते हैं नौकरियों सर, पे। कैसे सामने वाले की बात कंप्लीट हो पाएगी? बैठ गए हो? सुन तो लीजिए अली कौन सा अब्बासी। छीना? कब छीना है? रितु जी, आज आपने किसको बैठा दिया है? अरे आप अपने आप को देखिए, तो बैठा दिया है। चश्मा उतार के देखिए अपने आप को। काले आप अंग्रेज हो, अपना उतार लो। तुम काले अंग्रेज हो, तुमने लूट लिया देश को। सुनो तो, आतंकवादियों पर से मुकदमे वापस लेने वाले। तुमसे बड़ा जो टेररिस्ट नहीं है कोई। तुमने देश के साथ धोखा किया है। तुमने भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों का साथ देके भारतीयों पे गोली नहीं चलवाई थी। अतीक अहमद इसका जवाब दीजिए। अरे तुमसे बड़ा अतीक अहमद को नहीं, डाकू हो तुम। एक सेकंड अली अब्बासी, एक सेकंड चंद्रमोहन चौबे जी, चौबे जी एक सेकंड, चौबे जी एक सेकंड रुकिए। अली अब्बासी आप क्या चाहते हैं? अली अब्बासी मेरी आवाज पहुंच रही है सर? अली अब्बासी आवाज पहुंच रही है सर? अली अब्बासी आप क्या चाहते हैं सर? मैं सिर्फ आपसे डिबेट करूं? अगर आपसे डिबेट कर रही है तो बाकी पैनलिस्टों का फिर टाइम वेस्ट क्यों करना है? फिर उनको धन्यवाद कर देते हैं। आप ही से मैं चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ कि समाजवादी पार्टी का परसेप्शन क्या है, 2027 के लिए रोड मैप क्या है, अगर वो सत्ता में कल को आती है तो रोजगार या महिला हर वर्ग के लिए क्या क्या सोचती है, मैं आप ही से समझ लेती हूँ सर। अगर आप ही से चर्चा करनी है तो मुझे वैसे बताइए, आप चाहते क्या हैं? मैं ये कह रहा था कि अभी कंप्यूटर बाबा ने जो घोषणा की है, या तो ये देखिए जो वो उनकी मांग है वो पूरी कर दें, वरना कंप्यूटर बाबा इन्हें बाहर का रास्ता वही दिखा देंगे। इन्होंने सर, ये तो आप लोगों के लिए अच्छी बात है ना कि कंप्यूटर बाबा उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा देंगे। कितना अपमानित करने वाले लोग हैं। हाँ। इन्होंने अंग्रेजों के सामने देश को बेच दिया था। इन्होंने अंग्रेजों के, अब अडानी को बेच दिया इन्होंने देश। ठीक है सर, अब आपकी बात कंप्लीट हो गई सर, अब आपकी बात कंप्लीट हो गई। मैं आप ही से परमिशन ले रही हूँ, आगे बढ़ जाऊँ, मैं बाकी पैनलिस्ट से सवाल पूछ लूं अगर आपकी इजाजत हो, समाजवादी पार्टी की इजाजत तुम्हारा हो। फूफा जो है, पाकिस्तान बनाने में किसने वोट दिया था? और तुम्हारा फूफा था तुम्हारा मोहम्मद अली जिन्ना। किसने दिया था? जिन्ना तुम्हारा फूफा था। अरे तो बोल तो रहे अरे कि क्यों वो तो तुम्हारा गलबैया था। उसके साथ सरकार किसने बनाई थी, मुझे याद है। कलकत्ता में जो सरकार बनी थी, अंतरिम सरकार, तुमने मोहम्मद अली जिन्ना के और मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अरे मुस्लिम लीग के साथ तुम लोगों ने सरकार बनाई थी, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अतीक अहमद याद है और उसका कुत्ता याद, तुम्हें याद है? अब देखो अतीक, फिर कोई याद है, इससे अंतर होते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने कलकत्ता में जो सरकार बनाई थी अंतरिम सरकार, वो किसके साथ बनाई थी? तुमने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी, नहीं बनाई थी? अतीक तुम्हें शर्म नहीं आती? अहमद तुम्हें जिन्ना का नाम लेते हैं, शर्म नहीं आ रही? जिन्ना के मजार पे जाके तुम उसे पूज रहे थे, तुम उसे अपना सबसे बड़ा महान शासक बता रहे थे, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम्हारे अडवाणी गए थे वहां? अतीक अहमद का कुत्ता याद है? अडवाणी जी गए थे, नहीं गए थे? इसका जवाब दीजिए मुझे। अरे बताओ यार, कुत्ता याद है? बिरयानी खाने गए थे, नहीं गए थे जिन्ना के मजार पे? क्या करने गए थे बताइए? जिन्ना के मजार पे क्या करने गए थे अडवाणी? इसका जवाब दीजिए मुझे चौबे। अली अब्बासी एक बार फिर से मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ सर। आपके जो सवालों की फहरिस्त है, इसको लेकर एक अलग से डिबेट रखेंगे जिसमें आप होंगे और सिर्फ चंद्रमोहन चौबे जी होंगे, और आप दोनों अपने आप से एक दूसरे से सवाल पूछेगा और सिलसिलेवार तरीके से जवाब दीजिएगा, लेकिन ऐसे बीच में इंटरप्ट मत कीजिए सर।
अगर बीच में इंटरप्ट करना है जिसको वो जा सकता है सर, स्वतंत्र है। फिर इस तरह से बीच में अगर इंटरप्ट करेंगे तो डिबेट नहीं हो पाएगी। कैसी हरकत कर रहे हैं सर आप? एक या दो बार नहीं, तब से मैं 36 बार बोल चुकी हूँ सर, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। लेकिन आप इस पैनलिस्ट के सबसे वरिष्ठ पैनलिस्ट हैं और आपकी तरफ से इस तरह की हरकत की जा रही है सर, मैं बाकियों को फिर क्या समझाऊंगी? रितु जी, आप भी अपने शब्दों को थोड़ा सा संयमित क्या रखिए। सर, आप वरिष्ठ नहीं है? आप वरिष्ठ नहीं है, भगवान मैंने नहीं यही है। तो बोला, आप वरिष्ठ पैनलिस्ट आप नहीं है तो फिर मना कर दीजिए। आप जो है, आपकी भाषा बोलूं मैं? क्या मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो आप आहत हो गए? मैं अभी इसी वक्त क्षमा याचना करने के लिए तैयार हूँ। क्या क्या ऐसा बोला? देख रहा हूँ। नहीं, आप गिड़गिड़ा रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, तब से ऐसी ऊंची भाषा का इस्तेमाल तो आप कर रहे हैं सर, चाहे पंकज पांडे जी हो, चंद्रमोहन चौबे जी हो, उनके लिए। और आप उल्टा अब मुझे कोसना शुरू कर दिया। अब आपकी दाल वहां नहीं गली तो आप अपनी दाल यहाँ गलाने लग गए। मैं 3 प्रवक्ताओं से बात कर रहा हूँ इस वक्त। सर सुनिए 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 सुनिए, सैयद अली अब्बास जी, अगर आपको जाना है तो सर आप जा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। क्योंकि अगर आपको इसी तरह से डिबेट करनी है तो ऐसे तो समाजवादी पार्टी या फिर आपके साथ डिबेट नहीं हो पाएगी। क्योंकि तब से सिर्फ 2 सवाल, एक यहाँ पे समाजवादी पार्टी का परसेप्शन जाना, दूसरा आपके सवाल जो, सुनिए 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 सैयद अली अब्बास जी, आपसे एक सवाल पूछा गया कि भाई आप लोगों का परसेप्शन क्या है, योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बयान दिया गया। आपने जो सवाल यहाँ पर पूछे वो सवाल बीजेपी से पूछे गए, बीजेपी जब जवाब दे रही थी तो आप बीच में यहाँ पर हल्ला बोल पड़े, आपने बीच में टोकना शुरू कर दिया, बीजेपी का भी यहाँ पर नहीं सुना। फिर पंकज जी की बारी आई, पंकज जी अपनी बात रख रहे थे तो आपने पंकज जी को भी बीच में बोलने नहीं दिया। हम लोग जो है भागने वाले नहीं है, भागने वाले ये लोग हैं भगोड़े, पार्लियामेंट से भागे ये लोग। अच्छी बात है सर कि आप लोग भागने वाले नहीं है, लेकिन सुनने वाले तो बनिए ना सर, संयम तो बरतिए। आप सुनने वाले, सिर्फ ऐसा थोड़ी नहीं होता कि हम अपनी अपनी बात बोल रहे हैं और उसके बाद भाई हमारा तो हो गया, हम तो किसी की सुनेंगे नहीं, डिबेट को हाईजैक कर लेंगे। ये तरीका थोड़ी नहीं होता सर। मैं विनम्र निवेदन कर रही हूँ, आग्रह कर रही हूँ, और अगर आप चाहते हैं, आपसे तो मैं इजाजत भी ले रही हूँ, परमिशन भी ले रही हूँ कि अगर आपकी बात कंप्लीट हो गई हो सर तो मैं बाकी पैनलिस्ट के पास चली जाती हूँ। आप उसकी परमिशन भी नहीं दे रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि भाई आप अपने शब्दों की गरिमा का इस्तेमाल कीजिए, बनाए रखें। अब आगे बढ़ जाती हूँ मैं। चंद्रमोहन चौबे जी, पर्सनल कमेंट मत कीजिएगा। चंद्रमोहन चौबे जी, सिर्फ उन सवालों का जवाब दीजिए जो कि अली अब्बास जी की तरफ से आपसे पूछे गए हैं। रितु जी, हम पर्सनल कभी भी आरोप लगाते ही नहीं है। ठीक है, हम समाजवादी पार्टी पे लगाते हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार पे लगाते हैं। यदि आतंकवादियों पर से मुकदमा इन लोगों ने हटाया है, चाहे लखनऊ कचहरी बम ब्लास्ट हो, चाहे बनारस में हनुमान जी के मंदिर पर हो, चाहे अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के मंदिर नहीं पर सर, हो, अभी देखिए सर, चूंकि समय भी उतना नहीं है, अभी सिर्फ नौकरी को लेकर बात कीजिए। आज योगी आदित्यनाथ ने जो स्टेटमेंट दिया उस पर हम आते हैं, सिर्फ उसी पर बात करते हैं। 6 महीने का उन्होंने टारगेट लिया है, 6 महीने में लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। नहीं रितु जी, बात तो उन्होंने कानून व्यवस्था की भी की ना। तो हमारे समय में अपराधी थानों में तख्ती लेकर आते हैं, और इनके समय में जानते हैं पुलिस कहाँ जाती थी? भैंस को पकड़ने जाती थी। इनके समय में अपराधी थाने में घुसकर पुलिस कर्मियों को पीटते थे और अपराधी को छुड़ा लेते थे। यही लखनऊ में सरोजनी नगर विधानसभा में आसियाना थाना है, जब इनके मंत्री और विधायक के नेतृत्व में अपराधियों को छुड़ाया गया और मार पीट कर पुलिस को अपराधी को लेकर थाने से भाग गए थे। मुजफ्फरनगर का जो दंगा हुआ था इन्हीं लोग की देन थी, क्योंकि सचिन गौरव की हत्या करने वाले हत्यारों को इन लोगों ने थाने से छुड़ा दिया था, जिसके बाद पूरा उत्तर प्रदेश जल गया था। इन लोग, और सुने, मुजफ्फरनगर के लोग पीड़ित जो है ठंड में टेंट में थे और ये सब सफाई में नृत्य करा रहे थे बॉलीवुड के सितारों को लाकर। तो शर्म इनको आनी चाहिए। ये अपना चेहरा देखें तो हमारे समय में लोगों को रोजगार मिल रहा है। हमने कहा तो कि 10 साल में बसपा और सपा की दोनों की सरकार मिलकर 2.25 लाख सरकारी भर्ती हुई थी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 9.5 लाख के आसपास भर्ती हुई है। तो देख लेना काम करने का तरीका। इनके समय में लखनऊ मेडिकल कॉलेज का टोटल बजट 400 करोड़ था, हमारे समय में 2400 करोड़ है। इनके समय तक 2017 तक उत्तर प्रदेश में जापानी बुखार इंसेफ्लाइटिस पूर्वी भारत को डरा देता, पूर्वी उत्तर प्रदेश को डरा देता था। लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश छोड़ के भागते थे। हमारी सरकार में जापानी बुखार को मोदी जी ने अपने सरकारी डंडे से भगा दिया है। भगवान है।
ठीक है, पंकज पांडे जी आपके पास आते हुए सर, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से चाचा भतीजा मॉडल का जिक्र किया कि समाजवादी पार्टी में किस तरह से यहाँ पर वसूली हुआ करती थी, इस तरह के आरोप सपा पर लगाए हैं। 2017 से पहले बेमारू राज है, बदहाल स्थिति जो अमूमन तौर पर योगी आदित्यनाथ और बीजेपी कहती है। लेकिन सर सवाल ये है कि चाचा भतीजा मॉडल बनाम ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट जो मॉडल है, क्या ये 2027 के विधानसभा चुनाव में युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएगा? हालांकि बीजेपी की तरफ से दावे वादे कई किए जा रहे हैं, वही समाजवादी पार्टी की तरफ से भी युवाओं को लेकर ऐलान किए जा रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से युवाओं पर सबका फोकस है। और देखिए, रोजगार जो होता है, मैंने पहले भी कहा, बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है सत्ता चलाने के लिए। जब तक आप रोजगार के मामले में कमजोर रहेंगे, आप सत्ता पर आपकी पकड़ कमजोर रहेगी। और जहां तक योगी आदित्यनाथ जी की बात है, उनका ये दूसरा टर्म है, तो पहले 5 साल के टर्म में उन्होंने जो रोजगार दिया, जो कानून व्यवस्था पर काम किया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया, जो शिक्षा स्वास्थ्य पर काम किया, उस पर तो मुहर लग चुकी है। ये दूसरा टर्म है, और दूसरे टर्म के आधार पर चूंकि चुनाव में जाना है, तो दूसरा टर्म तो आधार है ही, लेकिन वो पिछले टर्म की भी चर्चा करेंगे। और जहां तक आंकड़ों की बात करें, तो आंकड़ों में निश्चित रूप से योगी सरकार ने रोजगार के स्तर पर भी काम कर दिखाया है। जहां 4,30,000 के आसपास नौकरियां दूसरे टर्म में योगी जी ने दिया, वहीं 5 लाख के आसपास पिछले टर्म में दिया था, और 1 लाख की उन्होंने आज घोषणा किया है। अब ये नौकरियां कैसे होंगी, किस प्रकार से होंगी, कैसे होंगी, नियुक्ति पत्र कैसे होंगे, अब ये तो भविष्य में ही जानकारी हो पाएगी। लेकिन जहां तक आंकड़ों की बात है, तो आंकड़ों में निश्चित रूप से वो आगे दिखाई पड़ रहे हैं, और इसी पर वो जोर भी दे रहे हैं, इसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं, इसी को हाईलाइट कर रहे हैं। और जहां तक समाजवादी पार्टी की सरकार है, देखिए ऐसा होता है कि जब भी कोई बड़ी भर्ती या नियुक्तियां होती हैं, तो कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर कोई ना कोई आरोप लगते हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो निश्चित रूप से पुलिस भर्ती में चाहे धांधली के आरोप लगे हों, चाहे सीपीएमटी पेपर लीक के आरोप लगे हों, चाहे यूपीएससी पेपर लीक के आरोप लगे हों, या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनकी लीक के आरोप लगे हों। लेकिन उससे आगे निकलकर 2017 में योगी जी को, भारतीय जनता पार्टी को जनता ने मैंडेट दिया और सरकार में ले आई। तो ये बातें तो देखिए, अब चर्चा तो इनकी जरूर होगी, लेकिन ये बातें अब पीछे की रह गई हैं। अब विशेष रूप से जो चर्चा होगी 2017 से लगाकर अब तक की होगी। और एक बात मैं बहुत हाईलाइट के साथ, इन्वर्टेड कामा के साथ कहना चाहता हूं कि जब भी सरकारें लंबे समय तक रहती हैं और वो काम करती हैं धरातल पर, तो कहीं ना कहीं लैचेत रहते जरूर हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जब सरकारें सत्ता से अलग हो जाती हैं, सत्ता से जनता उनको नकार देती है, सत्ता से बाहर कर देती है, तब बहुत सारी परतें खुलती हैं, बहुत सारी चीजें निकल कर आती हैं। तो अभी तो योगी जी सरकार में हैं और निश्चित रूप से वो काम कर रहे हैं, और फोकस उनका यही है कि हम युवाओं के साथ हैं, हम युवाओं को लगातार रोजगार दे रहे हैं। वो आंकड़े भी बता रहे हैं, जो आंकड़े वो बता रहे हैं, वो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की जो 5 साल की सरकार रही, वो बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, समाजवादी पार्टी की सरकार में 5 साल में 2012 से लगाकर 2017 के बीच में जो आंकड़े कहते हैं, वो लगभग 1,40,000 के आसपास नौकरियां दी गई, और योगी जी इससे काफी आगे की बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से अब नैरेटिव बनाए जाएंगे, इन सारी बेसिक चीजों पर चर्चा होगी, और ये कहा जाएगा कि हमने बहुत बेहतर काम किया है और पिछली सरकारों ने हमसे बहुत कमतर काम किया है। जी बिल्कुल, और इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए अली अब्बास जी आपके पास आते हुए, अगर समाजवादी पार्टी कल को 2027 की विधानसभा जीत जाती है, फतेह कर लेती है और उस सीट पर काबिज हो जाती है, तो यहाँ पर आप लोगों का युवाओं को रोजगार देने का विजन क्या रहेगा? और इसके साथ ही ये भी आपसे समझेंगे, जो योगी सरकार की तरफ से तमाम इंडिपेंडेंट भर्तियां या नौकरियां या फिर इस तरह के नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, क्या इसका ऑडिट भी करवाया जाएगा उस दौरान? देखिए, सबसे पहले मैं पांडे जी से मालूम करना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि वो अभी जो बोल रहे हैं कि साहब पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार हुआ था, इन दोनों ही पैनलिस्ट जो भी हैं, चौबे जी और पांडे जी, दोनों बताएं मुझे कि कौन सी भर्ती में इन्होंने कौन सी शिकायत दर्ज करा के घोटालेबाजों को इन्होंने जो है इनके खिलाफ कार्रवाई की। और इनके टाइम में मैं अभी बता देता हूं कि जो अभी सबसे बड़ा घोटालेबाज था पेपर लीक का, वो बरी होके निकला है इनकी सरकार का जो सबसे बड़ा घोटालेबाज था। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा आपके माध्यम से कि ये लोग मुझे बताएं कि इन्होंने पिछली भर्ती जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे, झूठा मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं, ये कौन सी भर्ती में इन्होंने जो है FIR दर्ज करा के और जो है उसमें जिम्मेदार लोगों को, अधिकारियों को इन्होंने जो है उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करी, उन्हें जेल भिजवाया। कौन से अधिकारी जेल गए, किस भर्ती में? क्योंकि भर्ती जो है, भर्ती अधिकारी करते हैं, भर्ती कोई नेता नहीं करता।
ये झूठ परोस रहा है, ये लोग दोनों आदमी झूठ परोस रहे। आप बताइए कौन से अधिकारी को आपने दंडित किया है? ठीक है सर। पंकज जी, जल याद है जल निगम की देखिए एक एक करके। चौबे जी शायद प्रश्न पंकज मुझसे जी, है, मैं पंकज जी उत्तर आप दे पहले दूं। बात रखिए। जी देखिए, मुझे लग रहा है अब्बास काजमी जी ने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना। मैंने वो बात कही कि समाजवादी की पार्टी की सरकार जब थी तो उस पर आरोप ये लगे। पहला आरोप तो 2000 दीजिए। अब सुन लीजिए, अब थोड़ा सा सुन लीजिए। आरोप लगाने के लिए तो देखिए जबान इतनी लंबी है। अब्बास काजमी जी देखिए, बदतमीजी करना मुझको भी आता है। अब आपने कोई प्रश्न अब उठाया तो बदतमीजी हो गई, पोल खुल गई आपकी, तो बदतमीजी उसका उत्तर सुन लीजिए। जी कुछ आपने प्रश्न उठाया तो उत्तर सुन लीजिए और संयमित जी, भाव से सुनाइए, भले आदमी की सुनाइए। तरह उसका सुनाइए, सही उत्तर दे दीजिएगा। सुनाइए। देखिए, जहां तक मैंने बात किया वो आरोप लगने की बात किया, और मैंने ये भी कहा कि जब सरकारें चली जाती हैं तो परतें पिछली खुलती हैं और बहुत सी चीजों पर जांचें होती, चीजें निकलकर सामने आती है। जहां तक आपने एक प्रश्न किया कि भाई हमारे समय में कब किस पर क्या आरोप लगा, क्या जांच हुई, क्या FIR हुई, तो मैं किसी भी मामले में पार्टी नहीं हूं, पहली बात। और दूसरी बात, 2012 में पुलिस मांगनी चाहिए इस तरह। अरे बात तो सुनो यार, बीच में पूछ पढ़ते हो आप, तुम्हें शर्म बीच में खुद पढ़ते हो, आप सुनते नहीं हो किसी पूरी पर बात। आरोप लगाते हो, फिर शर्म नहीं आ रही जब तुम शर्म आपको आनी चाहिए, शर्म आपको आनी चाहिए। आरोप आपके ऊपर लगे। किस अधिकारी 2012 में पुलिस पर किस 2012 में पुलिस परीक्षा भर्ती में धांधली हुई, 2014 में CCMT पेपर लीक हुआ, 2015 में UPSC तक का पेपर लीक हो गया, 2015 में BTech भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ, 2016 में पॉलिटेक्निक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ। ये सब आप पर आरोप लगे हैं काजमी जी। विलाप जो कर रहे हैं इनका प्रमाण तो दीजिए। अरे विलाप आप कर रहे हो महाराज, विलाप आप कर रहे हो, शर्म आपको आनी चाहिए। आप प्रश्न भी करते हो और उत्तर जब मिलता है तो आप चीखने लगते हो, आपके पेट में दर्द होने लगता है। आप बताइए किस अधिकारी को आपने दंडित कराया? अरे मैं कोई सरकार में हूँ क्या जो मैं किसी अधिकारी को दंडित कराऊंगा? और मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि आप पर इन सब चीजों के आरोप लगे, आरोप लगने की मैंने बात किया है। सरकार की दलाली तो कर रहे हैं आप। अरे आप क्या कर रहे हो? आपने तो सरकार चलाते हुए दलाली किया। तुम लोगों ने खाली इस देश को, तुमने तो सरकार चलाते हुए दलाली किया। तुम तो कब से कहां तक किस तरह की दलाली कर रहे हो? तुमको शर्म आनी चाहिए काजमी। भागने का टाइम है तुम्हारा। तुम तो बेशर्म आदमी हो। तुम्हें भगवा के छोड़ेंगे तुम्हें यहाँ। अरे तुम बिल्कुल भगाओ। पैटर्न नहीं आया। डिबेट की शुरुआत से जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो आप अपनी तरफ से सवाल उठा लेते हैं, वालों के जवाब पूछते हैं, सामने वाला जवाब देता है तो फिर आप वापस से यहाँ पर हल्ला करना शुरू कर देते हैं और वो जवाब वैसी का वैसी रह जाता है, उसमें जवाब नहीं मिल पाता है। लेकिन चंद्रमोहन चौबे जी, ठीक है पंकज जी और अली अब्बास जी, अब सुन लीजिए एक आखिरी कमेंट, एक आखिरी रिएक्शन ले रही हूं मैं चंद्रमोहन चौबे जी से। अली अब्बास जी थोड़ा शांत हो जाइए सर, पानी पी लीजिए। सारा बीपी अभी अपना हाई करेंगे क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं रहेगा सर, थोड़ा पानी पी लीजिए, रेस्ट कीजिए। चंद्रमोहन चौबे जी, आने वाले समय के लिए आप लोगों ने रणनीति बना ली, लेकिन समाजवादी पार्टी अभी भी वहीं पर अड़ी हुई है कि जो इन 9.5 सालों में विकास होना चाहिए था, जो तरक्की होनी चाहिए थी प्रदेश की, वो आप लोग नहीं कर पाए। ये बहुत बड़ा आरोप है। रितु जी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा के जो अध्यक्ष बने थे अनिल यादव, वो इसी में जेल गए थे भ्रष्टाचार के आरोप में ही। क्या सजा हो गई उन्हें? हुई थी। आजम खां भी तो कोई भी चला जाएगा। अली अब्बास जी, आप ठान कर आए कि आज मैं कुछ बोलने ही नहीं दूंगा किसी भी पैनलिस्ट को और पूरी डिबेट को मैं हाईजेक कर लूंगा सर। चौबे जी, इन्होंने पूछा कि नाम बताइए कि कौन सी भर्ती। मैंने तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव जेल गए भ्रष्टाचार में। निगम के जो मंत्री जेल जाने से आरोप सिद्ध हो गए, जेल में जमानत कर दी है उस पे आपने अनिल यादव। ठीक है, अली अब्बास जी फिलहाल मूड में नहीं है कि वो डिबेट कर रहे हैं और डिबेट की गरिमा कैसे बनती है या बनाए रखनी होती है वो भी शायद अली अब्बास जी को नहीं पता। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की।